उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चीज़ उधार ले रहे हैं, वो वास्तविकता में कुछ महत्व की हो। और किसी भी देश का संविधान मूल रूप से ज़ीरो से शुरू नहीं किया गया है। प्रत्येक देश ने संविधान बनाते समय कहीं न कहीं से अपने प्रावधान लिए हैं। ये कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जब उन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर उन लोगों को जवाब दिया जो इस बात पर संविधान की लगातार आलोचना कर रहे थे कि भारतीय संविधान अलग अलग स्रोतों से हूबहू कॉपी कर लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान पूरी तरह से कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया है। हाँ, हमने अलग अलग देशों के संविधानों का विश्लेषण किया है और उन देशों के संविधान से वो चीजें जो भारतीय परिस्थितियों में लागू की जा सकती है, उन चीजों को जोड़ा है। अक्सर भारतीय संविधान के अलग-अलग स्रोतों से कॉपी किए जाने की बात को हम भी सुनते हैं और हमारे जितने भी टॉपिक हैं परीक्षाओं में, उन टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत में भी हम देखते हैं कि हर टॉपिक की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये टॉपिक इस संविधान से या इस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। और बार-बार अलग-अलग टॉपिक में अलग-अलग देशों को याद करना हमारी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं, जिन स्रोतों से, जिन देशों के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान बना है, उन सभी स्रोतों को आज की क्लास में एक ही वीडियो के अंदर हम समाप्त कर लें और ना सिर्फ पढ़ें, बल्कि उनको याद भी करने का प्रयास करें। स्वागत है आपका आज की क्लास में। शुरू करते हैं हम भारतीय संविधानों के स्रोत के बारे में। देखते हैं कहां-कहां से भारतीय संविधान की प्रेरणा आती है और वो प्रेरणा भारतीय रूप में किस रूप में ढलती है। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम से, यूके से हमने क्या-क्या बातें भारतीय संविधान में ली हैं। कुछ बातें जो आपके सामने लिखी है, संसदीय शासन प्रणाली, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ हमने यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरणा के रूप में लिया है। एकल नागरिकता का सिद्धांत यूके से आता है। द्विसदनीय संसद का सिद्धांत यूके से। स्पीकर का पद, लोकसभा या राज्यसभा में जो स्पीकर का पद होता है, वो पद आता है यूके के संविधान से और कैबिनेट प्रणाली भी आती है यूके के संविधान से। अब ये इतनी बातें हैं, आपको याद रखनी है सारी की सारी बातें। कैसे याद करोगे? अगर आप इनको ट्रिक बनाने जाओगे, तो इतनी सारी ट्रिकें बनाते-बनाते ट्रिकों के जाल में ही फँस के रह जाओगे। यहाँ पे एक कॉमन सी बात है, जब ये सारी बातें एक ही देश के संविधान से ली गई है, तो इन सभी बातों में कुछ ना कुछ समान होगा। वो समानता हम ढूँढने का प्रयास करते हैं। देखिए, यूके से हमने क्या प्रेरणा ली? यूके से हमने सीखा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। जब संसदीय शासन प्रणाली होगी, संसदीय शासन प्रणाली, 2 तरह की शासन प्रणाली होती है। एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी होती है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। जब हम संसदीय शासन प्रणाली ले रहे हैं, तो राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया तो होने से रहा। राष्ट्रपति तो वास्तविक मुखिया होते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कैसा होगा? राष्ट्रपति होगा केवल नाम मात्र का मुखिया। तो राष्ट्रपति हो जाएगा नाम मात्र का मुखिया। ये बात संसदीय शासन प्रणाली आते ही समझ सकते हैं। जब राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होगा, तो वास्तविक शक्तियां किसके पास होगी? वास्तविक शक्तियां होगी मंत्रिपरिषद के पास। ये बात भी यहां से अपने आप निकल कर आती है। संसदीय शासन प्रणाली से पता चलता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होगा। जब राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, तो वास्तविक शक्तियां होगी मंत्रिपरिषद के पास। जब वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है, तो मंत्रिपरिषद किसी ना किसी के प्रति जिम्मेदार भी होगी, किसी ना किसी के प्रति जवाबदेह भी होगी। वो जवाबदेही किसके प्रति तय होती है? तो मंत्रिपरिषद होती है संसद के प्रति जवाबदेह। संसद के प्रति, संसद के प्रति, संसद के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है, यानी अगर कोई एक मंत्री भी गलती करता है, तो सभी मंत्रियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है किसके प्रति? संसद के प्रति। जब संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, तो संसद कितने सदनीय होनी चाहिए? संसद है द्विसदनीय। भारतीय संसद, संसद की बात आएगी तो संसद कितने सदनीय है? द्विसदनीय संसद है। जब द्विसदनीय संसद है, तो उस संसद को चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्पीकर। तो स्पीकर के पद की बात भी आ जाती है। जब स्पीकर काम कर रहा होता है, जब स्पीकर बोल रहा होता है, तो संसद के सभी सदस्यों को सुनना पड़ता है। तो स्पीकर किसके तहत बोलता है, किसके तहत काम करता है? तो कानून के तहत, विधि के तहत रहकर काम करता है। तो इसीलिए संसद में या देश में किसका शासन चलता है? विधि का शासन चलता है या कानून का शासन चलता है।
जब कानून का शासन चलेगा, कानून के शासन को और मजबूत बनाने के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था भी की जाती है कि दोहरी नागरिकता ना हो, एकल नागरिकता हो, ताकि समान रूप से कानून चल सके। तो आप ये देखो, ये सारी व्यवस्थाएं जो है संसदीय शासन प्रणाली से ही निकल कर आ रही है। जब आप पढ़ोगे यूके के संविधान से हमने क्या-क्या प्रेरणा ली, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हमने क्या-क्या प्रेरणा ली, तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रेरणा आती है वहां से। एक चीज याद रखनी है आपको, संसदीय शासन प्रणाली जब होएगी तो राष्ट्रपति अपने आप हो जाएगा नाम मात्र का मुखिया। जब राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होगा तो वास्तविक शक्ति या वास्तविक मुखिया कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? संसद के प्रति होगी। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। जब मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होगी संसद के प्रति, तो संसद कितने सदनीय है? द्विसदनीय संसद है जी। जब द्विसदनीय संसद है तो उनको चलाने के लिए कौन है? तो उनको चलाने के लिए स्पीकर के पद का प्रावधान भी हमने यूके के संविधान से लिया है। यूके के संविधान से हमने जब स्पीकर का पद लिया है, स्पीकर जब काम कर रहा है तो कानून के तहत काम कर रहा है, तो कानून के शासन का प्रावधान भी आता है यूके के संविधान से। कानून के शासन के प्रावधान को और मजबूत बनाने के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, वो भी आती है यूके के संविधान से। ये सारी बातें आपस में कोरिलेट करती है, आपस में जुड़ती है। आपको अलग-अलग इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब भी आप पढ़ोगे कि संसदीय शासन प्रणाली, तो आपको पता होना चाहिए कहां से प्रेरित है? यूके के संविधान से। राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया, यूके के संविधान से। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार, ये भी व्यवस्था कहां से आती है? यूके के संविधान से। इसके पश्चात संसद कितने सदनीय? द्विसदनीय। व्यवस्था कहां से? यूके के संविधान से। स्पीकर का पद यूके के संविधान से। विधि का शासन यूके के संविधान से। और एकल नागरिकता की व्यवस्था भी आती है यूके के संविधान से। और इसी संपूर्ण व्यवस्था को हम कह सकते हैं कैबिनेट प्रणाली, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद है तो कैबिनेट है। कैबिनेट को बोलते हैं, कैबिनेट व्यवस्था को बोलते हैं कैबिनेट प्रणाली। ये सारी व्यवस्था कहां से आती है? यूके के संविधान से आती है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की वजह से राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया, फिर वास्तविक कार्यपालिका हो जाएगी मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति? संसद के प्रति। संसद द्विसदनीय, द्विसदनीय संसद में स्पीकर का पद, स्पीकर का पद तो कानून का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन तो एकल नागरिकता। इस संपूर्ण व्यवस्था को कह दिया कैबिनेट प्रणाली। इस तरह से जब आप याद करोगे तो आप यूके के संविधान से जो जो प्रेरणा ली गई है भारतीय संविधान में, उन सभी बातों को आप एक साथ याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यूके के संविधान के बाद बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या प्रेरणाएं ली है जो भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलती है, तो आपके सामने है। सबसे पहले मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है अमेरिका के संविधान में, वहीं से प्रेरणा लेकर हमने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में रखा है। लिखित संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। भारत के संविधान को लिखित संविधान बनाने की प्रेरणा, वास्तविकता में तो नहीं कह सकते कि लिखित संविधान की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से आती है, क्योंकि अन्य देशों का संविधान भी, अन्य कई देशों का संविधान उस समय लिखित रूप में था जिस समय भारत का संविधान बन रहा था। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह पहले से तय कर लिया था कि भारत का संविधान एक लिखित रूप में होना चाहिए, ना कि किसी मौखिक प्रथाओं के तहत चलना चाहिए। लेकिन अक्सर कुछ लेखकों द्वारा ये लिख दिया जाता है किताबों के अंदर या परीक्षाओं में भी कई बार पूछ लिया गया है कि लिखित संविधान की प्रेरणा कहाँ से आती है, तो आप याद रखोगे यूएसए के संविधान से, क्योंकि यूएसए या अमेरिका वो पहला देश था जिसने अपना संविधान लिखा था। तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, इसीलिए भारत में लिखित संविधान की प्रेरणा मान ली जाती है अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण, ये जो व्यवस्था दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था, ये भी कहां से आती है? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद या प्रस्तावना की शैली, ये सारी बातें आती है कहां से? अमेरिका के संविधान से। अब जब इनको भी याद करना है, आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन सारी बातों को एक साथ याद करें। अमेरिका के संविधान से आप देखो, अमेरिका का संविधान मुझे पता है, आपको पता है कि कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान है लिखित संविधान। जब लिखित संविधान होता है तभी मूल अधिकार संविधान में दिए जाते हैं। मूल अधिकार संविधान में जब दिए जाएंगे तो लिखित संविधान में लिखित रूप में ही दिए जाएंगे। मौखिक रूप से दिए गए मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए लिखित संविधान होंगे तो मूल अधिकार आ जाएंगे। मूल अधिकार आ गए तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया गया? न्यायपालिका बनाई गई।
मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया गया? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था आर्टिकल 32 के तहत कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका जब मूल अधिकार होंगे तो वो प्रदान करने के लिए या मूल अधिकार बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात आती है। न्यायपालिका को और ज्यादा शक्ति देनी होगी अगर आपको मूल अधिकारों को बनाए रखना है, तो न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति दी जाती है। तो ये बात भी कहां पे आ गई? यहीं से आगे लिखित संविधान से और मूल अधिकारों से। जब न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दे दी, हो सकता है इतनी शक्तियां देने के बाद जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे, तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हम कहां से सीखते हैं? न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से आती है? अमेरिका के संविधान से आती है। तो देखो, लिखित संविधान होगा तो मूल अधिकार मिलेंगे, मूल अधिकार बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। साथ ही साथ न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी दे दी ताकि मूल अधिकार बने रहें। इतनी ज्यादा शक्तियों का दुरुपयोग कोई न्यायाधीश ना करे तो उनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भी है। साथ ही जब राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का पद या महाभियोग का प्रावधान भी रखा जाता है, क्योंकि लिखित संविधान में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां दी जाती है। राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई है, विवेकाधीन शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति को अपने कार्य करने के लिए। तो राष्ट्रपति भी अपने पद से विचलित हो सकता है, अपने कार्य कर्तव्यों से विचलित हो सकता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग के पद की व्याख्या भी की, महाभियोग की प्रक्रिया की व्याख्या भी की गई है। महाभियोग होगा तो राष्ट्रपति हटेगा, राष्ट्रपति हटेगा तो उपराष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से हम लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति का पद भी आ गया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारी बातें हमने देख ली। अब ये सारी बातें, इन सभी बातों का आधार, इन सभी बातों का दर्शन कहाँ मिलता है? इन सभी बातों का दर्शन मिलता है प्रस्तावना की शैली में। प्रस्तावना की शैली में आप इन सभी बातों को समझ सकते हो। ये सारी बातें आप देखो एक ही बार में आपको बिना किसी ट्रिक के आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको पता हो कि अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान होगा तो मूल अधिकार मिलेंगे, तो मूल अधिकारों का वर्णन आता है अमेरिका के। मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, वो व्यवस्था कहाँ से आती है? अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका को और शक्तियां देने के लिए न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत भी है, वो कहाँ से आता है? अमेरिका के सिद्धांत से। न्यायिक पुनरीक्षण के बाद आप देखते हो न्यायाधीश जो है वो अपने पद का गलत प्रयोग ना करे तो उनको हटाने की प्रक्रिया भी आती है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति अपने पद का गलत प्रयोग ना करे तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से आती है? अमेरिका के संविधान से आती है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति का पद, और ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ मिलती है? प्रस्तावना की शैली में मिलती है। तो प्रस्तावना की शैली भी हम कहाँ से देखते हैं? अमेरिका के संविधान से देखते हैं। ये सारी बातें अमेरिका के संविधान से हमने अपने संविधान में ढाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या बातें सीखी? आयरलैंड से हमने 3 बातें भारतीय संविधान में रखी है। वो 3 बातें कौन-कौन सी है? वो 3 बातें देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहली बात, अभी हम डीपीएसपी पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डीपीएसपी की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के सिद्धांत में है, आयरलैंड के संविधान में है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी का सिद्धांत लिया। एक बात बड़ा-बड़ा, मोटा-मोटा याद रख लो इसको। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रपति का परोक्ष चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का पद जब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी, या इस बात को लेकर बड़ी बहस थी संविधान सभा के सदस्यों के बीच में। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाए, जबकि कुछ चाहते थे कि अगर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होगा और प्रधानमंत्री का भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो उनके बीच में अपनी पद की शक्तियों को लेकर अक्सर विवाद का विषय बना रह सकता है। इसलिए राष्ट्रपति का पद जो है, क्योंकि वो नाम मात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, इसलिए उसका प्रत्यक्ष चुनाव करवाने का कोई महत्व नहीं था। इसीलिए चुनाव की एक दूसरी विधि ढूंढी गई कि राष्ट्रपति के पद का परोक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाए। राष्ट्रपति के पद की अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था कहां पे देखने को मिलती है? आयरलैंड के संविधान में देखने को मिलती है। तो हमने आयरलैंड के संविधान से इस बात को ग्रहण किया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव भी करवाया जा सकता है। तो डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी के साथ अप्रत्यक्ष हो गया, और साथ में राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था। जब हम राज्यसभा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राज्यसभा के अंतर्गत सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं।
मनोनीत सदस्य जो होंगे वो कहाँ से आते हैं? राष्ट्रपति से आते हैं। तो राष्ट्रपति का खुद का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, राष्ट्रपति का खुद का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से या नॉमिनेशन द्वारा कुछ सदस्यों को राज्यसभा में भी भेजेगा। वो भी कहाँ से आ जाएगा? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो आयरलैंड के संविधान से 3 बातें आपको याद रखनी है। एक तो नीति निर्देशक तत्व हो गया, दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति का, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्यसभा में भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करेगा, कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से भेजेगा। ये बात हो गई आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या? कनाडा के संविधान से हमने क्या-क्या प्रेरणाएँ ली है? देखो, कुछ कुल 4 बातें लिखी गई है। केंद्र सशक्त संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो हमने अपनाई, लेकिन संघीय व्यवस्था के अंदर हमने अपनाया केंद्र को सशक्त रखने का प्रावधान, और उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शाधिकार। ये 4 बातें हमने कनाडा के संविधान से ली। इन चारों बातों को भी आप सीधा याद रख सकते हो। देखो, एक बात ध्यान रखनी है, संघीय व्यवस्था की बात की हमने। अब हम चाहते थे कि कनाडा की तरह हम भी संघीय व्यवस्था में केंद्र को सशक्त रखें, केंद्र को मजबूत रखें, ताकि आपातकाल की परिस्थितियों में केंद्र अच्छे से कार्य कर पाए। केंद्र को सशक्त रखने की व्यवस्था करने के लिए आपको पता है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखनी पड़ेगी? केंद्र के पास रखनी पड़ेगी। जब हम देखते हैं शक्तियों के बारे में, तो कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती है, कुछ ऐसी शक्तियां होती है तो सिर्फ केंद्र के पास है, जिन विषयों पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र बना सकता है। रिजर्व्ड शक्तियां हैं कुछ, वो रिजर्व्ड शक्तियां किसको दी गई? केंद्र को दी गई। केंद्र को इसलिए दी गई क्योंकि हमें कैसी व्यवस्था बनानी थी? केंद्र सशक्त बनाना था। तो केंद्र सशक्त बनाना है, ये संघीय व्यवस्था कनाडा से ली। केंद्र को सशक्त बनाने के लिए अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? केंद्र को दी गई। और साथ ही केंद्र को सशक्त बनाने के लिए जो राज्यों में राज्यपाल है, प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल है, राज्यपाल का चुनाव भी कौन करे? वो भी केंद्र करे। केंद्र ही राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करे। तो राज्यों में जब राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो अपने आप ही सशक्त कौन बनेगा? मजबूत कौन बनेगा? केंद्र बनेगा। राज्य का प्रभाव जो होगा केंद्र के सामने थोड़ा कम हो जाएगा। तो केंद्र को मजबूत बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने कनाडा से ली है। कौन कौन सी? एक तो केंद्र सशक्त हो ऐसी संघीय व्यवस्था, दूसरी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी, तीसरा राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जा रही है? केंद्र द्वारा की जा रही है। एक चौथी बात इसमें है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शाधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति कुछ मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है। राष्ट्रपति केंद्र में काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र स्तर पर काम कर रही है। जब राष्ट्रपति केंद्रीय मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेता है, तो वापस केंद्र को सशक्त बनाने की बात होती है। तो केंद्र के सशक्तिकरण से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने लिए हैं कनाडा के संविधान से। सीधा इतना याद रखोगे, चारों बातें अपने आप याद रह जाएगी। इसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या प्रावधान लिए? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान, देखो, जब विषयों का निर्धारण हो रहा था कि किन विषयों पर, किन किन विषयों को राज्यों के पास रहना चाहिए, किन किन विषयों को केंद्र के पास रहना चाहिए, विषयों का तात्पर्य है किन विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, किन विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो वहीं पर एक विषय आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार हो कानून बनाने का। तो केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची में आता है। ये व्यवस्था हम कहां से लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेते हैं। अब याद करने के लिए देखो, क्योंकि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास ही शक्ति है कानून बनाने की। जब दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, तो देखो, जब दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति होगी तो दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो सकती है, गतिरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। केंद्र जो कानून बनाना चाह रहा है वो राज्य को पसंद ना हो, या राज्य जो कानून बनाना चाह रहा है वो केंद्र को पसंद ना आए। तो इस गतिरोध को खत्म करने के लिए, गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कर दिया गया कि भाई साहब, लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई ऐसा मुद्दा हो, कोई गतिरोध की व्यवस्था हो, तो उन दोनों की क्या हो जाए? संयुक्त बैठक हो जाए। तो समवर्ती सूची से ही संयुक्त बैठक का प्रावधान भी आता है, क्योंकि समवर्ती सूची के मुद्दों पर जब कानून बनाया जाएगा तभी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, और उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हो। और साथ ही साथ पूरे देश में व्यापार की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। पूरे देश में व्यापार और वाणिज्य की भी स्वतंत्रता
पूरे देश में व्यापार और वाणिज्य के बीच स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये तीनों प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर अगर बहस होती है, गतिरोध होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध को खत्म करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और साथ ही साथ पूरे देश में आर्थिक एकता लाने के लिए पूरे देश में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो व्यापारी है वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना व्यापार शुरू कर सकता है, ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये भी बात आती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद आती है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। जर्मनी के संविधान से हमने दो बातें ली है, एक तो आपातकाल का प्रावधान और दूसरा आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान। अब जर्मनी से आप समझ सकते हो, देखो याद करना हो तो जर्मनी से हिटलर आ जाएगा। हिटलर जब था तो हिटलर के समय में डेमोक्रेसी नहीं थी, तानाशाही थी। तानाशाही के दौरान कभी भी आपातकाल लगाया जा सकता था, तो आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान में है। हमने ऐसी परिस्थितियों के तैयार होने के लिए आपातकाल के प्रावधान की व्यवस्था करी है। आपातकाल का प्रावधान आ जाएगा और आपातकाल का प्रावधान जब आएगा तो मूल अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा, मूल अधिकारों का निलंबन किस तरह से हो सकता है, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली? ये व्यवस्था भी आती है जर्मनी के संविधान से। तो आपातकाल और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, दोनों बातें आती है जर्मनी के संविधान से। उसके बाद बात आती है जापान के संविधान से। एक हमने देखो बात की थी विधि का शासन। विधि के शासन की बात हमने की थी यूके के संविधान में। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हमने विधि का शासन का जो सिद्धांत है वो ग्रहण किया था। लेकिन एक बात और है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या जिसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसके अंतर्गत आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आता है, आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत की व्याख्या भी की है। इस व्याख्या या ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये सिद्धांत हम लेते हैं जापान से। यहाँ पर एक ही है, तो जापान से हमने क्या ग्रहण किया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या विधि द्वारा स्थापित न्याय की व्यवस्था, विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो व्यवस्था हमने ली है जापान के संविधान से। उसके बाद सोवियत संघ या यूएसएसआर, वर्तमान में जो रूस है, तो किसी समय सोवियत संघ हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, वहां से हमने मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक हेतु मौलिक कर्तव्यों का सिद्धांत, साथ ही समाजवादी न्याय के विचार। हमने जब डीपीएसपी पढ़े तो डीपीएसपी के अंदर हमने समाजवादी सिद्धांतों की चर्चा की थी। ये जो समाजवादी सिद्धांत हैं वो रूस के संविधान से प्रेरित हैं। और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। शुरुआत में जब भारतीय संविधान बना तो योजना आयोग का निर्माण किया गया। योजना आयोग के तहत अगले आगामी 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया और देखा गया कि किस आधार पर हम आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से प्रेरित थी? रूस के संविधान से प्रेरित थी। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो रूस के समाजवाद से अत्यधिक प्रेरणा रखते थे, अत्यधिक प्रेरित थे। और इसी कारण उनके शुरुआती शासनकाल में आपको समाजवाद का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं से योजना आयोग का प्रावधान आता है, वहीं से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा आती है। तो समाजवाद से ही पंचवर्षीय योजनाएं हैं, समाजवाद से समाजवादी न्याय है, समाजवाद से ही मौलिक कर्तव्य है। ये सारी बातें कहाँ से आती है? समाजवादी राष्ट्र से। समाजवादी राष्ट्र कौन है? सोशलिस्ट कंट्री कौन है? तो रूस है। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने 3 बातें ली। 3 बातें कौन सी है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिनको हम कहते हैं लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात है, जो हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में, वहां पर बात आती है फ्रांस के संविधान की। हमारे राष्ट्र में, हमारे संविधान में या हमारी प्रस्तावना में जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम भाईचारे की बात करते हैं या जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये प्रेरणाएं हमें मिलती है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से 3 प्रेरणाएं ग्रहण की गई, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की। ये तीनों ही आदर्श वर्तमान में हमारी प्रस्तावना में हैं। ये तीनों आदर्श प्रस्तावना में कहाँ से आते हैं? फ्रांस की क्रांति से आते हैं। फ्रांस से हमने प्रेरित होकर ये चीजें ग्रहण की है। दक्षिण अफ्रीका से भी हमने कुछ प्रावधान लिए हैं। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एक ये
बात राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण करते हैं। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भारत के संविधान में। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने बहुत सी बातें भारतीय संविधान में या अत्यधिक बातें या सर्वाधिक बातें हमने भारतीय संविधान में प्रेरणा के रूप में ग्रहण की है और इसीलिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान के लिए। हम बात करें संघीय ढांचे की, प्रांतीय स्वायत्तता की, गवर्नर के पद की, लोक सेवा आयोग की, आपातकालीन प्रावधानों के कई तत्वों की, प्रशासनिक संरचना की या संवर्ती सूची की, ये सारी बातें आती है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। हमने संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा था। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रेरणा आती है और साथ ही साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी आती है। इनको याद रखना हो आपको, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय ढांचे की बात की गई थी। जब संघीय ढांचे की बात की गई तो प्रांतों को क्या दी जाएगी? संघ बनेगा तो प्रांतों को थोड़ी स्वायत्तता देनी होगी। प्रांतों को स्वायत्तता देनी होगी तो प्रांतों की स्वायत्तता की बात भी इसमें आ जाती है। प्रांतों की स्वायत्तता हो लेकिन प्रांतों पर कंट्रोल रहे किसका? संघ का नियंत्रण रहे। इसीलिए गवर्नर के पद की, वर्तमान में जिसको राज्यपाल कह सकते हैं, तो गवर्नर के पद की व्यवस्था भी की गई थी 1935 द्वारा ही। प्रांतों में लोक सेवा आयोग भी बने। प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात भी हुई, राज्य लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं वर्तमान में। ये सारी बातें और साथ ही साथ प्रांतों में अशांति होने पर आपातकाल के जो प्रावधान हैं, प्रांतों में जब अशांति हो, किसी भी कारणवश कोई विद्रोह हो सकता है, युद्ध हो सकता है, वित्तीय कारण हो सकते हैं, उन कारणों से जब आपातकालीन प्रावधान किए जाएँ, तो वो व्यवस्था हमने कहाँ से ली? 1935 के अधिनियम से। साथ ही प्रशासनिक संरचना और संवर्ती सूची, ये 2 बातें और हमने की। इसके अलावा कुछ और प्रभाव हैं जो भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड से हमने जनमत संग्रह का, अब जनमत संग्रह और पहल की अवधारणा, ये दोनों ही बातें भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संविधान इन बातों के बारे में चर्चा करता है। उसके अलावा ब्रिटिश परंपराएं जैसे प्रधानमंत्री व कैबिनेट की परंपराएं और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रारंभिक संवैधानिक ढांचा जो है, ये हम भारतीय संविधान में आता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो आया था, उसी के तहत व्यवस्था की गई कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता, पहली बार चुनाव नहीं हो जाते, तब तक भारत का प्रशासन कैसे चलेगा। तो प्रारंभिक प्रशासनिक ढांचा जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से आता है। ये सारी बातें भारतीय संविधान में अलग अलग प्रेरणा स्रोतों से ली गई है, अलग अलग देशों से हमने प्रेरित होकर इन बातों को ग्रहण किया है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात याद रखने वाली ये भी है कि हमने किसी भी बात को हूबहू कॉपी नहीं किया है, बिल्कुल प्रतिलिपि के रूप में नहीं लिया है, बल्कि इन सभी सिद्धांतों का विश्लेषण करने के पश्चात भारतीय पृष्ठभूमि में इनको किस प्रकार लागू किया जा सकता है, उस प्रकार इनको भारतीय पृष्ठभूमि में लागू किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, चाहे राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद हमने देखा अमेरिका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति का कार्य हम देखते हैं यूके के संविधान से कि राष्ट्रपति कार्य करेगा यूके के राजा या रानी की तरह, लेकिन पद होगा उसका अमेरिका के संविधान की भांति और उसका चुनाव होगा आयरलैंड के संविधान के भांति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आप बात करते हो किसी एक एक मुद्दे की, तो वो एक मुद्दा किसी भी अन्य किसी कोई एक टॉपिक, कोई एक प्रावधान किसी एक देश से प्रेरित नहीं है, बल्कि अनेक देशों का जो संविधान है, उसका विश्लेषण करने के बाद उनको जोड़ा गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये सारी बातें हमें याद रखनी ज़रूरी है। जब हम अलग-अलग पढ़ते हैं इनको तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रयास करके एक ही क्लास में आपको सारी बातें एक ही साथ बता दी गई है, ताकि आप इनको आसानी से याद कर पाएँ। धन्यवाद।